उत्तर प्रदेश की जिला अमरू का थाना डिंडोली पड़ता है, जिसमें एक छोटा सा गांव होता है। उसमें एक आदमी होता है जो अपनी परचून की दुकान, राशन की दुकान करता है, जो थाने पहुंचता है जल्दी जल्दी दौड़ा दौड़ा थाने पहुंचता है और डिंडोला थाना अधिकारी एसएचओ के सामने बैठकर अपनी पूरी आपबीती, अपनी कहानी सुनाता है कि मेरी एक 16 साल की बच्ची है, लगभग उसकी उम्र 16 साल है, लड़की है, जो जिसको अजय नाम उर्फ कुशल नाम का जो लड़का है उसका अपहरण कर लिया और वो कहीं उनको बेला फुसला के उनके साथ भगा ले गया। और वो मेरी बच्ची के साथ, मेरी लड़की के साथ क्या क्या अत्याचार करेगा पता नहीं। उसके खिलाफ सर मेरी कार्रवाई करो, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मेरी विनती है आपसे कि मेरी बच्ची को बचा लो और मेरी बच्ची की जान बचा लो। क्या पता मेरी बच्ची की जान से मार देगा वो लड़का, बहुत गलत किस्म का वो लड़का है। तो पुलिस अधिकारी जो पुलिस एसएचओ है उसको वो पूरी बताता है, पूछता है कहानी कि किस तरह से वो उनका दोनों का व्यवहार कैसा है और किस तरह से वो रहते थे और कहाँ आते थे। तो उस लड़की का पिताजी होता है, वो बताता है कि वो खाना पकाने मेरी दुकान पे आ रहे थे, उस टाइम वो बच्चा जो लड़का है उनको बेला फुसला के उनके साथ ले गया। तो वो पुलिस अधिकारी होता है जो उसको आईपीसी धारा 363 और मुकदमा नंबर 211 के तहत अपनी एफआईआर दर्ज कर लेता है। और जैसे जैसे अगर वो बच्ची 8 मई 2024 तक नहीं पकड़ी गई और पुलिस वाले पूरी जांच और तहकीकात करती है और अपनी पूरी बारीकी से उसके रिश्तेदार और उसके दोस्त सभी से पूछताछ करती है, लेकिन 8 मई 2024 तक वो बच्ची नहीं पकड़ी जाती है। और अगर वो बच्ची पकड़ी जाती है और उनके बयान होते हैं 164 के तहत उसके बयान होंगे, और अगर उस बयान में अगर वो लड़की उसके लड़के के खिलाफ अगर कुछ बयान देती है कि इन्होंने मेरे को टॉर्चर किया और मेरे को अपहरण करके ले गया और मेरे साथ बलात्कार जैसे अगन्य काम किया, कृत्य काम किया है, तो यह एक बयान हर एक लड़के की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए काफ़ी होता है। क्योंकि अगर पॉक्सो एक्ट का मामला दर्ज होता है तो उनमें अधिकतम उम्र कैद तक सजा हो जाती है, जिससे कि एक अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए काफ़ी होता है। तो जैसे 8 मई 2024 तक तो वो लड़की नहीं मिलती। ये कहानी उस हर लड़के और लड़की को सुनना चाहिए जो प्यार कर बैठते हैं और उनका परिणाम बहुत बुरा भुगतना पड़े। ये कहानी उस माता पिता और माँ बाप को सुनना चाहिए जिसके घर में जवान बेटा और बेटी हो, और ये कहानी उस हर पुलिस वाले को सुनना चाहिए क्योंकि उनके सामने इस तरह के मामले और मुकदमे दर्ज होते हैं जिसमें निष्पक्षता से जांच की जाए और किसी को दोषी ठहराने से पहले उनकी निष्पक्षता से जांच तथा पूरी कार्रवाई की जाए। और ये कहानी उस डॉक्टर को भी सुननी चाहिए जिसमें उसकी जांच लिखी जाती है, जिससे कि उसका आगे की कार्रवाई और उसकी आगे की जो भी इंक्वायरी होती है उसके मेडिकल रिपोर्ट के आधार पे जो एक निष्पक्षता तथा दोषी को ही मुकदमा दर्ज हो सके और उसको न्याय सही तरीके से मिल सके। और ये कहानी उस हर समाज के हर व्यक्ति को सुनना चाहिए जिससे कि वो धर्म का चोला पहन के किसी पे इतना दबाव बनाए कि जिसकी जिंदगी नहीं खराब हो सके। इसलिए ये कहानी एक झकझोर करने वाली जो कि किसी की लाइफ बर्बाद कर हो जाती है। जय हिंद, नमस्कार, मैं लोकेश। आज की नई क्राइम स्टोरी जिसमें आपका स्वागत है। आज की हमारी क्राइम स्टोरी जो यूपी उत्तर प्रदेश की बरेली जिला की है, जिसमें एक विधवा औरत होती है जो उसकी 2 लड़कियां होती है, 2 बच्चियां होती है, जिसकी बड़ी वाली की उम्र 21 वर्ष होती है और छोटी वाली की 15 वर्ष होती है। और बड़ी वाली लड़की जो झांकी में रहती है वहाँ रह के कुछ काम करती है और वो उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। छोटी वाली बच्ची अपनी माँ के पास गांव में ही रहती थी और ज़िंदगी अच्छी खासी चल रही थी। और जो झांकी में रहती थी उसके एक दोस्त होता है, राघव उर्फ अजय नाम का एक लड़का होता है, जो उनकी जो बड़ी वाली लड़की है उसका जानकार होता है। वो घर अक्सर आता जाता रहता है और फैमिली में एक अच्छा जानकार होता है। तो एक दिन क्या होता है कि उसके घर जो उनकी माँ होती है, जो उनकी बड़ी वाली लड़की जो झांकी में रहती है वहाँ चली जाती है और घर पे कोई नहीं होता है। घर पे कोई नहीं होता तो वो राघव नाम का जो लड़का होता है उनके घर आता है। जो छोटी वाली लड़की होती है उसकी उम्र 15 वर्ष होती है, उनको बेला फुसला कर अपने साथ ले जाता है और वो कहीं और भाग जाता है दिल्ली। तो जब उसकी माँ वापस आती है तो वो घर पे नहीं मिलती है। वो पुलिस थाना पहुंचती है और पुलिस थाना पहुंच के अपनी एफआईआर दर्ज करवाती है कि मेरी छोटी वाली लड़की है जिसकी उम्र 15 वर्ष होती है, जो बड़ी वाली लड़की का साथी या उसका जानकार लड़का अजय उर्फ नाम का है, वो उसको बेला फुसला कर अपने साथ भगा ले गया और वो मेरी लड़की के साथ न जाने क्या क्या काम करेगा। सर जी आप मुझे बचा लो। ये एक दास्ता सुना के वो विधवा औरत उनके सामने रो रो के बुरा हाल कर रही थी। तो जब पुलिस वाले उसका ये हाल देखकर
उनकी सारी सही समझ के उस पर कार्रवाई करती है और आईपीएससी और पॉक्सो एक्ट का मामला 363 के तहत उनको मुकदमा दर्ज कर लेती है और उनकी कार्रवाई करना स्टार्ट कर देती है। और जब पुलिस वाले उस लड़की और लड़के को बहुत बारीकी से उनके लड़के की पूरी कॉल डिटेल तथा उसके आसपास के परिचित जो भी दोस्त होते हैं, उनके रिश्तेदार होते हैं, सबको पूरी बारीकी से जांच पड़ताल करके उस लड़के और लड़की को दोनों को बरामद कर लेते हैं और उनको पकड़ लेते हैं। तो उस हालात में जब लड़का और लड़की को दोनों जब उनको तो सलाखों के पीछे मतलब अरेस्ट कर लेते हैं थाने में, तो जब पुलिस वाले उसको पूरी पूछताछ करता है, लड़की के बयान लेते हैं 164 के तहत, तो वो लड़की बोलती है कि मेरे को ये बेला फुसला के कुछ नशीला पदार्थ पिलाकर मुझे यहाँ से दिल्ली ले गए और मेरे हाथ पैर बांध देता है और मुझे बहुत टॉर्चर किया और मेरे साथ रेप किया। जब जब इनका मन होता है मेरे साथ इन्होंने बलात्कार जैसी और मेरे को बहुत टॉर्चर किया और मेरे हाथ पैर बांध देते थे और मेरे साथ मारपीट की और मेरा बहुत शोषण किया इन्होंने और मेरे को जितने भी दिन मेरे को यहाँ से ले गए वहाँ तक मैंने शोषण करता रहा और मुझे बहुत परेशान किया। तो जब पुलिस वाले इस सारी बातें सुन के एक चार्जशीट करके एक न्यायालय में पेश कर देते हैं, जब न्यायालय में न्यायाधीश के सामने जब पूरी चार्जशीट होती है तो जो पहले उसमें 363 जैसी और पॉक्सो एक्ट जैसी धारा ऐड थी और जैसे मारपीट और रेप जैसी जो भी धारा उनमें ऐड होनी थी वो सब ऐड करके उस लड़के को सजा कर देते और सलाखों के पीछे भेज देता है और उस लड़की को अपनी माँ को सुपुर्द कर देता है और लड़की वापस घर आ जाती है और लड़के को सलाखों के पीछे चला जाता है लड़का। और जब उसकी माँ वो लड़का चला जाता है और दोनों बिछड़ जाते हैं तो कुछ टाइम निकलता है, 1 साल 2 साल, और उस लड़की के लिए जब वो बालिग हो जाती है तो लड़का एक लड़का ढूंढ के उसकी शादी कर दी जाती है। जब लड़का को तो जेल भेज देता है और लड़की की शादी भी हो जाती है, जिंदगी अच्छी चल रही थी। उसके बीच लड़की को कोर्ट में जाना पड़ता है और अपने एक बयान देना पड़ता है और वो जाती है। ऐसे करके 2 या 3-4 बार चली जाती है और अपने बयान देता है। जो भी फॉर्मेलिटी होती है न्यायालय की वो एक पूरी फॉर्मेलिटी के तहत उसको बुलाया जाता है और बार बार उसको जो भी बयान लेना होता है सब लिया जाता है। तो फरवरी 2024 की बात होती है कि जब उसका पति भी साथ था और दोनों न्यायालय में पहुंचते हैं और जब न्यायाधीश सामने बैठा होता है और वो जो लड़की होती है, उनका पति जो चिंतित था वो एक अलग माइंड में था, वो एक अलग तरीके से देख रहा था। जब वो लड़की अपने न्यायालय में सामने बयान हो रहा था उस टाइम वो लड़की बोलती है कि बुजुर्ग हमारे साथ कुछ भी रेप नहीं हुआ, ना मेरे को किसी ने मारा पीटा, न मुझे किसी ने अपहरण किया, ना मेरे को किसी ने टॉर्चर किया। सच्ची बात तो ये है कि मैं उस लड़के को पसंद करती हूँ और मैं मेरी मन मर्जी से वहाँ गई हूँ और मेरे साथ किसी भी तरह का रेप नहीं हुआ, जो भी हुआ मेरी मन मर्जी से हुआ और मैं इसके कुछ भी खिलाफ नहीं थी और सब मेरी सहमति से हुआ था। ये बात सुन के न्यायालय में कोर्ट में सन्नाटा छा गया और न्यायाधीश भी लज्जित हुआ। कोर्ट में भी अपने आप को शर्मिंदगी महसूस हुई कि एक बेकसूर आदमी, बेकसूर लड़का जिसकी कुछ गलती ही नहीं है, उसको 4 वर्ष 6 महीने और 8 दिन सलाखों के पीछे रह गया और अपना टाइम वेस्ट हो गया और वो जिसको निर्दोष, उसकी कुछ गलती ही नहीं है। ये बात सुन के और सोच समझ के न्यायाधीश के पैरों तले जमीन खिसक गई कि निर्दोष व्यक्ति को, निर्दोष आदमी को हमने सजा सुना दी और 4 वर्ष 6 महीने और 8 दिन वो पीछे रह गया सलाखों के पीछे। तो बहुत अन्याय हो गया और ये जो लड़की एक दोषी है, एक सच्ची ये बात नहीं बताई। तो जब उसको सख्ताई से पूछा गया, वापस बयान लिए गए और जब तो उस टाइम वो लड़की के बयान होते हैं कि ये जो मेरी माँ है वो मुझे ज़बरदस्ती और जबरन मुझे जो कहा कि अपनी एक इज्जत होती है और मेरी बात मानो, तो जो मेरी माँ ने कहा कि ऐसे ऐसे बोलना आपको कोर्ट में, वैसे वैसे मैंने बोल दिया कि मेरे साथ रेप किया, मेरे हाथ पैर बांध दिए, मेरे को बहुत टॉर्चर किया और जब जब उसकी इच्छा हुई वो मेरे साथ बलात्कार जैसी घटना की, रेप किया। ये मेरी माँ के कहने पे मैंने कह दिया था। जब 164 के मेरे बयान हुए थे उस टाइम मैंने ये मेरी माँ कहने पे कह दिया। तो जब न्यायाधीश की ये बात सुन के उनको बहुत गुस्सा सा महसूस हुआ और फौरन आदेश निकाल दिया कि जो वो दोषी, जो लड़का जिसको दोषी ठहराया गया उसको बाइज्जत रिहा किया जाए और उसको अभी का अभी आदेश की उसको अभी के अभी फ्री, क्योंकि वो एक निर्दोष व्यक्ति है। हमने हमारी गलती से या इनकी गलत बयान की वजह से उनको सजा सुनाई गई और वो एक निर्दोष व्यक्ति होते हुए भी उसको सजा काटनी पड़ी। ज्ञानेंद्र त्रिपाठी नाम का जो न्यायाधीश होता है उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और न्यायालय को अपने आप को लज्जित महसूस किया। तो जब उसने एक बहुत अच्छा और बहुत
जिसको मैं सैल्यूट करता हूँ कि बहुत अच्छा न्याय दिया कि जब वो एक निर्दोष व्यक्ति जिसको कुछ गलती नहीं उसको हम सलाखों के पीछे भेज दिया, तो हम इस लड़की को भी उतनी सजा होनी चाहिए जो उस लड़के ने निर्दोष होते हुए सलाखों के पीछे काट दिया। 4 वर्ष 6 महीने और 8 दिन काट दिए, तो इस लड़की को भी 4 वर्ष 6 महीने और 8 दिन सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा। और वो अगर बाहर रहता और सामान्य से जिंदगी जीता और पैसा कमाता तो वो 2,88,822 रुपये भी कमाता, जो भी इस लड़की को अदा करना है। यानी उसको 2 तरह के सजा सुनाई, जो जिस न्यायाधीश को मैं सलाम करता हूँ, जो बहुत निष्पक्षता से और बहुत एक रिकॉर्ड तोड़ न्याय दिलाया कि उसको 2,88,822 रुपये भी देना है और 4 वर्ष 6 महीने और 8 दिन भी सलाखों के पीछे काटना, क्योंकि एक निर्दोष व्यक्ति को एक फंसाया गया था, उसकी जिंदगी खराब कर दी थी, जो एक निर्दोष होते हुए उसको पीछे सलाखों के पीछे भेज दिया। और ये घटना देखते हुए बरेली जिले के अंदर 5,000 मामला ऐसे हैं जो निर्दोष व्यक्ति को सजा हो गई, और पूरे हिंदुस्तान की बात करें तो लाखों करोड़ों मामले ऐसे हैं जो निर्दोष व्यक्ति को कई बार सजा हो जाती है। और अगर इस तरह के केस में जिस लड़की को वास्तविकता में जरूरत होती है कि इस तरह की न्याय की, उसको तो न्याय नहीं मिल पाता है और इस तरह के झूठे मुकदमे कई लड़कों को फंसाया जाता है और जिंदगी बचाई जाती है। तो आज की क्राइम स्टोरी से अपने को एक सीख और मिलती है कि किसी को गलत तरीके से नहीं फंसाया जाना चाहिए। वास्तविकता में अगर किसी का शोषण, अत्याचार या रेप जैसी घटना हुई हो तो वास्तविकता में होती है उनका भी न्याय नहीं मिल पाता इस तरह की, क्योंकि विश्वास नहीं हो पाता है। आज की हमारी क्राइम स्टोरी जो है किसी का दिल दुखाना नहीं होता, किसी को आत्मा को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सावधान, अलर्ट और सतर्क रहने का उद्देश्य है, जिससे कि हर परिवार में एक युवा लड़का और लड़की और समाज के हर इंसान को इस तरह की कहानी सुनाने से हमारा उद्देश्य एक सावधान और अलर्ट करने का है। और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी इस तरह की क्राइम स्टोरी आती रहेगी, और अगर हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्राइम स्टोरी में। जब तक जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्राइम स्टोरी।